वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी विषय की पाठ्य योजना। तो पूरी वीडियो देखिएगा ध्यान से। आप लोगों को अगर कक्षा 7 की हिंदी विषय की पाठ्य योजना बनानी है तो आज की वीडियो देख के बना सकते हैं आप लोग। और अगर इस वीडियो की आप लोगों को PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको जिस पेज से आपको पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करना, उस पेज पे सबसे ऊपर आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। तो यहाँ पे पाठ्य योजना संख्या 37 लिखा गया, यानी कि 37 है। यानी कि हिंदी की ये 37वीं पाठ्य योजना है रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, उसके बाद आपकी जितनी भी नंबरिंग होगी 1 2 3 4 5 जो भी नंबर होगा आपका, वो यहाँ पे लिखेंगे, पाठ्य योजना संख्या लिखेंगे। उसके बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। आज की हमारी कक्षा है 7वीं। यहाँ उसके बाद आपको दिनांक लिखना होता है, जिससे ये पता चलता है कि आपने किस डेट पे यहाँ पे पाठ्य योजना कौन सी पढ़ाई थी। उसके बाद विषय है हमारा हिंदी का कालांश, यानी कि पीरियड, या काफ़ी कॉलेजेस में इसको चक्र भी कहते हैं। जो भी पीरियड होगा, प्रथम द्वितीय तृतीय, वो लिख दीजिएगा यहाँ पे। प्रकरण हमारा आज का है लवकुश और समयावधि है यहाँ पे 30 मिनट की। ठीक, अब इसके बाद आता है हमारा अगला हेडिंग, शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसको आप विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिख सकते हैं। आपका शिक्षण ये कार्य करने के लिए जो आप कर रहे हैं, इसका विशिष्ट उद्देश्य क्या है, इस पाठ को पढ़ाने का आपका उद्देश्य क्या है। अगर आपके कॉलेज में सामान्य उद्देश्य लिखने के लिए भी कहते हैं, क्योंकि काफ़ी कॉलेजेस में एक बार सामान्य उद्देश्य आप लिख लिए हैं तो दोबारा सामान्य उद्देश्य लिख के पूर्ववत लिख देना होता है, क्योंकि सामान्य उद्देश्य आपका विषयवार चेंज नहीं होता। आपका जैसे विषय हिंदी है तो पूरे हिंदी विषय में सामान्य उद्देश्य सेम होगा। तो सबसे पहले अगर लिखने के लिए कहें तो यहाँ पे सामान्य उद्देश्य सबसे पहले लिख लीजिएगा, 4 से 5 पॉइंट लिख लीजिएगा। उसमें मेरे अदर वीडियोज़ में हिंदी के सभी में सामान्य उद्देश्य मिलेगा। आप इसके अलावा कोई भी वीडियो देखेंगे उठा के, सब में 5 से 6 पॉइंट मिल जाएगा आपको देखने के लिए। तो वहाँ से सामान्य उद्देश्य लिख लीजिएगा। उसके बाद अब आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। इसमें पहला हेडिंग है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में भाषा तत्वों का ज्ञान है और विषय वस्तु का ज्ञान है। इसमें देखिए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में क्या लिखा गया है। विद्यार्थी लवकुश नामक पाठ में आए नवीन शब्दों का प्रत्याभिज्ञान व प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट, विद्यार्थी भाषा संबंधी अशुद्धि में सुधार कर सकेंगे। दूसरा यहाँ हेडिंग है अर्थ ग्रहण। विद्यार्थी लवकुश नामक पाठ को मनोयोग व धैर्यपूर्वक सुनकर उसके भाव को ग्रहण कर सकेंगे, अच्छी बातों को जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। दूसरा पॉइंट है, विद्यार्थी सुनने के शिष्टाचार का पालन करेंगे। तीसरा पॉइंट है, विद्यार्थी पढ़कर अर्थ ग्रहणशीलता की स्थिति बना सकेंगे। अगला हेडिंग है इसमें अभिव्यक्ति, या फिर इसको अभिव्यक्त्यात्मक कहते हैं काफ़ी कॉलेजेस में, तो यहाँ पे अभिव्यक्त है। पहला पॉइंट है इसमें, विद्यार्थी सुश्रव्य वाणी में बोल सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी सुपाठ्य लेख लिख सकेंगे। अगला हेडिंग है यहाँ पे आवृत्ति। आवृत्ति में देखिए लिखा गया, विद्यार्थी लवकुश नामक पाठ में आई आदर्श सद्वृत्तियों को का जीवन में विकास कर सकेंगे। और 5वां हेडिंग है यहाँ पे अभिरुचि। यहाँ पे देखिए लिखा गया, विद्यार्थी लवकुश नामक पाठ को पढ़ने में रुचि लेंगे तथा कहानी से प्रेरणा प्राप्त करेंगे, या फिर कहानी से प्रेरणा लेंगे। अब इसके बाद अगली हेडिंग यहाँ पे है, देख लीजिए। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ जिससे आप लोगों को देखने में आसानी हो। सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में वो सभी सामग्रियों के बारे में लिखना होता है जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य करते समय 30 मिनट की क्लास में लेंगे। उन सभी चीज़ों को यहाँ पे सहायक सामग्री के हेडिंग के अंतर्गत लिखना होता है। काफ़ी कॉलेजेस में इसको शिक्षण सहायक सामग्री भी कहते हैं। तो सहायक सामग्री में देखिए लिखा गया है झाड़न, यानी कि यहाँ पे डस्टर की बात की जा रही है। लपेट फलक, काफ़ी कॉलेज में इसको लपेट श्यामपट कहते हैं। श्वेत वर्तिका यानी कि चौक। संकेतक जरूर ले जाइए, क्योंकि इससे अच्छा इफेक्ट पड़ता है, आपका इम्पैक्ट पड़ता है शिक्षक के ऊपर। और इत्यादि लिख दीजिए, जिससे अगर आप इसके अलावा कोई भी चीज़ यूज करते हैं वो इत्यादि में आप यूज कर लेंगे। उसके बाद अगली हेडिंग यहाँ पे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया, विद्यार्थी राजा दशरथ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रस्तावना। प्रस्तावना प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, जिसको आप लोग ज़रूर यहाँ पे ध्यान रखिए, जिससे आप लोग एक अच्छी प्रस्तावना बना सकें। पहला इसमें ध्यान रखने वाली बात होती है कि पहले प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए। यानी कि पहला प्रश्न जब पूछेंगे उसका जो उत्तर आएगा उससे दूसरा प्रश्न बनेगा आपका, दूसरे प्रश्न का उत्तर जो आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा, तीसरे प्रश्न का उत्तर जो आएगा वो चौथा प्रश्न उससे बनेगा। इसी तरीके से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। मैक्सिमम 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए, और इसमें 3 कॉलम बनाना होता है। अगर आपके कॉलेज में कहते हैं 2 कॉलम तो इसी तरह का बना दीजिए, नहीं तो यहाँ पे आप सीधे सीधे एक लाइन खींचिएगा, इसमें क्रम संख्या लिख दीजिएगा इस वाले कॉलम में, और नंबरिंग करने के लिए वो होता है। छात्राध्यापक यहाँ पे प्रश्न पूछेगा, विद्यार्थी उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है, राजा दशरथ के कितनी रानियाँ थी? तो बच्चे बता देंगे 3 रानियाँ थी।
फिर दूसरा प्रश्न बनेगा, तीनों रानियों में से सबसे बड़ी रानी का नाम क्या था? तो बच्चे बता देंगे कौशल्या। फिर तीसरा प्रश्न बनेगा, कौशल्या के पुत्र का नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे राम। फिर चौथा प्रश्न बनेगा, रामचंद्र जी के कितने पुत्र थे? तो बच्चे बता देंगे 2। फिर अगला प्रश्न बनेगा, दोनों पुत्रों के नाम बताइए। या फिर यहाँ पे आप पूछ सकते थे चौथे क्वेश्चन में ही, रामचंद्र जी के दोनों पुत्रों के नाम बताइए। या फिर रामचंद्र जी के 2 पुत्र थे, उन दोनों पुत्रों के नाम बताइए। इस तरीके से आप क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर मिलेगा लवकुश। और लास्ट में छठवां क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका प्रकरण निकल गया है। छठवां क्वेश्चन पूछ लीजिए, लवकुश कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं? तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो समस्यात्मक प्रश्न लिख दीजिए और अपना उद्देश्य कथन तुरंत बोलिए। आज हम लवकुश कहानी का विस्तृत अध्ययन करेंगे। बच्चों को पता चल गया कि वो क्या पढ़ने वाले हैं। तो अब यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, अपना स्टार्ट कर सकते हैं उस चैप्टर को। देखिए यहाँ पे टोटल 4 कॉलम लिखा गया है, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं और प्रविधि। और अगर इसी में आपको श्यामपट्ट कार्य करने के लिए कहा जाए तो लास्ट में यहाँ पे एक कॉलम बना दीजिएगा श्यामपट्ट कार्य का। लेकिन अगर अलग से कहा जाता है श्यामपट्ट कार्य के लिए कॉलम, तो अलग से बना सकते हैं। तो शिक्षण बिंदु में देखिए पहला यहाँ पे आदर्श वाचन, यानी कि शिक्षक जो है वो उस चैप्टर को पढ़ेगा अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में, छात्राध्यापक शुद्ध, स्पष्ट, उचित, आरोह अवरोह पूर्वक आदर्श वाचन करेगा। जिस तरीके से पढ़ा जाता है चीज़ को, हिंदी को, उस तरीके से यहाँ पे आदर्श वाचन करेगा। यहाँ पे छात्राध्यापक, अगर आप लड़की हैं तो यहाँ पे सिर्फ छात्राध्यापिका हो जाएगा बस, ठीक। उसके बाद विद्यार्थी वाले क्रिया वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये वाचन विधि थी। तो प्रविधि वाले कॉलम में लिखिए वाचन विधि। फिर आता है अगला हेडिंग शिक्षण विधि में, लिखिए शिक्षण विधि में अनुकरण वाचन। छात्राध्यापक क्रिया वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, छात्राध्यापक छात्रों को उचित आरोह अवरोह यति गति पूर्वक शुद्ध स्पष्ट अनुकरण वाचन को कहेगा, ठीक। और बच्चे क्या करेंगे, उसका अनुकरण करेंगे। यानी कि देखिए लिखा गया विद्यार्थी वाले क्रिया वाले कॉलम में, विद्यार्थी निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे। ये भी वाचन विधि थी, तो वाचन विधि लिख दीजिए। अब आता है यहाँ पे अगली हेडिंग अशुद्ध संशोधन। कुछ अशुद्धियाँ अगर चैप्टर पढ़ने में है तो उसको संशोधित किया जाए यहाँ पे छात्राध्यापक द्वारा। छात्राध्यापक छात्रों द्वारा किए गए अशुद्ध उच्चारित शब्दों को अन्य छात्रों की सहायता से शुद्ध कराएगा। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया, विद्यार्थी निर्देशानुसार शुद्ध वाचन करेंगे। ये निरीक्षण विधि थी, क्योंकि यहाँ पे निरीक्षण कर रहा है यहाँ पे शिक्षक या फिर छात्राध्यापक, तो निरीक्षण विधि हो जाएगा। अब आता है यहाँ पे बोध प्रश्न। जब आप पढ़ा लेंगे तो बोध प्रश्न पूछेंगे। पहला प्रश्न है, रथ पर कौन सवार था? बच्चे बता देंगे सेनानायक। दूसरा प्रश्न फिर बनेगा, जृंभकास्त्र किसने छोड़ा? तो बच्चे बताएंगे कि यहाँ पे उसका आंसर लव ने। तीसरा प्रश्न, लव को उसके बाणों से कौन मूर्छित हो गया? तो बच्चे बताएंगे इसका आंसर वीर लक्ष्मण। फिर चौथा क्वेश्चन है, यज्ञशाला में घबराता हुआ कौन आया? तो यज्ञशाला में घबराता हुआ सैनिक आया था, तो सैनिक आया, यहाँ पे आंसर मिलेगा। पांचवा क्वेश्चन, राम किसके आश्रम पहुँचे? तो बच्चे बता देंगे यहाँ पे आंसर महर्षि वाल्मीकि के, ठीक। तो ये प्रश्नोत्तर विधि थी, तो प्रविधि वाले कॉलम में प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। अब आता है यहाँ पे कठिन निवारण शब्द। यहाँ पे छात्राध्यापक कठिन शब्दों के अर्थों को श्यामपट्ट पर लिखकर प्रस्तुत करेगा। विद्यार्थी अपनी अभ्यास पुस्तिका में उसको लिखेंगे। ये श्यामपट्ट कौशल था, तो श्यामपट्ट कौशल है। अब आगे देखिए यहाँ पे श्यामपट्ट कौशल में देखिए लिखा गया, शब्द अर्थ शब्द अर्थ। शब्द है मूर्तिवत, अर्थ उसका है मूर्ति के समान। मूर्छित अर्थ है बेहोश। व्याकुल अर्थ है बेचैन। शब्द है अश्वमेध, बच्चे बताएंगे उसका अर्थ, उसको बच्चों को बताएंगे एक प्रसिद्ध यज्ञ का नाम है। यज्ञशाला यज्ञ करने का स्थान। भ्रमण यात्रा, ये आपका शब्द अर्थ हो गया। श्यामपट्ट पे ये सारी चीज़ें कर देंगे। उसके बाद मौन वाचन कराएंगे बच्चों से। छात्राध्यापक विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक मौन वाचन को कहेगा, विद्यार्थी उसका निर्देशानुसार मौन वाचन करेंगे। ये पठन विधि थी, क्योंकि विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ रहे हैं उस चीज़ को, तो पठन वाचन हो जाएगा, यहाँ पठन विधि हो जाएगा। फिर अगली हेडिंग है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न है, अश्व की रक्षा का भार किसे सौंपा गया था? बच्चे बता देंगे यहाँ पे चंद्रकेतु को। दूसरा प्रश्न है, विशाल यज्ञशाला कहाँ बनी हुई थी? अयोध्या से कुछ दूरी पर। तीसरा प्रश्न है, वे साधारण बालक नहीं है महाराजा, यह कथन किसका है? तो सैनिक ने ये कहा था। चौथा प्रश्न है, सीता किसके आश्रम पहुंची? महर्षि वाल्मीकि के साथ यहाँ पे आश्रम में पहुंची थी। पांचवा क्वेश्चन, लव कुश के पिता कौन थे? तो बच्चे बता देंगे श्री राम। छठवां क्वेश्चन है, लव कुश को किसने बाहों में भर लिया? श्री राम ने। और प्रश्नोत्तर विधि थी, तो प्रविधि वाले कॉलम में प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिए। अब लास्ट में यहाँ पे आता है मूल्यांकन प्रश्न, और उसके बाद गृह कार्य आएगा। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए लिखा गया है, पहला प्रश्न, मुनि बालकों मेरे अश्व को शीघ्र छोड़ दो, यह कथन किसने कहा? तो बच्चे आपको पता है कि सैनिकों ने कहा था, तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा सी इसका। सामने से उन्हें एक डैश 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 सेना आती दिखाई दी, विशाल बड़ी। लव कुश साधारण बालक थे, सत्य है कि असत्य? ये असत्य है।
राम प्रसन्न क्यों थे, इसका आंसर आपको देना है। सीता व्याकुल क्यों हो रही थी, इसका भी बच्चे आंसर आपका देंगे। लास्ट में आता है गृह कार्य। गृह कार्य में देखिए बच्चों को दिया गया है कार्य घर से करके लाने के लिए, जो आप पढ़ा रहेंगे उसी से घर गृह कार्य दीजिए, उसके अलावा मत दीजिए, जिससे बच्चे जाएँ घर पे रुचिपूर्वक उस कार्य को करें और जो आपने पढ़ाया उसको दोहराएं। तो गृह कार्य में देखिए दिया गया है लव कुश सेना से युद्ध क्यों कर रहे थे, इसको विस्तार में बताना है, आपको लिख के ले आना है अपनी कॉपी में। और लास्ट में यहाँ पे पर्यवेक्षक टिप्पणी हेडिंग डालना है, उसमें पर्यवेक्षक आपने जो गलतियाँ की होंगी, आपने जो अच्छे तरीके से पढ़ाया होगा उसको सारी यहाँ पे टिप्पणी पर्यवेक्षक देगा। तो ये था आज का लेसन प्लान। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया हो दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और रेगुलर बेसिस पे अगर आप लोगों को लेसन प्लान की ज़रूरत है तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। और अगर आप लोगों को इसके अलावा किसी भी पाठ्य योजना की ज़रूरत है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, उसमें मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की कमेंट का रिप्लाई तुरंत कर देता हूँ। 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों का जो कमेंट होगा उसके मैं फुलफ़िल करने की पूरी कोशिश करूँगा। बस आपको रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।